नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में बड़ी रोचक चर्चा होगी। संसद सत्र चल ही रहा है तो उसकी भी चर्चा होगी। हालांकि संसद सत्र चल तो रहा है, लेकिन अगले जो संसद का सत्र का सोमवार शुरू होगा तो उसमें शायद आपको राहुल गांधी नहीं देखेंगे, विदेश जाएंगे। प्रधानमंत्री के भी विदेश दौरे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का विदेश दौरा कुछ विशेष होता है। एलओपी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी पर भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बात करेंगे जो दो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। एक, वंदे मातरम के 150 वर्ष। दूसरा, देश भर में जो चुनाव सुधार होना चाहिए उस पर बात होनी थी। क्या चुनाव सुधारों पर बात हुई? एसआईआर को लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई? और जिस तरह की नोक झोंक हुई गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच में, उसकी बात करें। बात यह भी करेंगे कि किस तरह से हिंदू आस्था, हिंदू जीवन, हिंदू संस्कृति परेशान करती है लोगों को। तो एक मसला कि सीधे सीधे न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगा दो। दूसरा मसला, फिल्म भी ना बनाओ। उसकी बात राजकिशोर ज्यादा करेंगे। लेकिन उस सब से इतर, अरे भैया गजब हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, सीसीपी नहीं है सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक नहीं चुन पाई। प्रदेश अध्यक्ष उसको चुनना था 15 जनवरी 2025 को। 14 को मकर संक्रांति लग जाती है तो कुंभ के समय चुना जाना था, तो उस वक्त क्या चुने, तो अब यहां चुनेंगे। तो अध्यक्ष तो, प्रदेश अध्यक्ष तो लगभग तय हो गया। चलिए आ गया, वो आएगा, अपना काम करेगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो आ गया, इस प्रदेश अध्यक्ष के आने से उत्तर प्रदेश कैसे बदलेगा, क्या कुछ होगा, ये भी एक बात करेंगे। पर्दे के पीछे की भी कुछ बात कर लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा भाई, या नड्डा जी शुभ हैं और हर चीज उनका अच्छा हो जाता है, तो भाई शुभ तो है ही है। लगातार देखिए क्या बम बम है, बिहार भी क्या जिताया उन्होंने, बंगाल की भी तैयारी शुरू हो गई। तो जो बार बार कहा गया टुकड़ों टुकड़ों में कि अब 2 महीना, अब 2 महीना, अब 2 महीना, तो क्या ये साल बीत जाएगा उसके बाद या इसी साल, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम आज राजनीतिक खबरों से नहीं, जो हिंदू संस्कृति, हिंदू प्रभाव, या कहें कि भारतवर्ष का प्रभाव, उस पर जो लोगों को मुश्किल होती है, शुरुआत राजकिशोर। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, आपने बिल्कुल सही भूमिका बांधी और मुझे लगता है कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये हम क्यों शुरुआत में दो विषय ले रहे हैं? एक तो फिल्म धुरंधर को लेकर, फिल्मों की समीक्षा ना आप करते हैं ना हम करते हैं। फिल्में देखना हमको पसंद है, फिल्मों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इस फिल्म के जरिए कैसे एक पूरे वर्ग का दोगलापन, दोहरापन और एक अंदर छिपी हुई नफरत, घृणा और भारतीय जो सभ्यता, संस्कृति और भारतीय स्वाभिमान है, उसके जरा से भी बढ़ने पर किस तरीके से दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात है, पीड़ा किस बात की है, दर्द किस बात की है। जिन लोगों ने पाकिस्तानी शेरवानी पहन रखी है, उनको बड़ा दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान को गलत नजरिए से दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है गलत, जो अशुभ हो रहा है, जो बहुत धिक्कारपूर्ण हो रहा है, उसको अगर भारतीय सिनेमा में दिखाया जा रहा है तो उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों पर कैसे सवाल खड़ा हो जाता है। आतंक की नर्सरी वो बना हुआ है, ये तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, अमेरिका ने कहा था। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर भारत को करना पड़ा, उससे पहले जिस तरीके की कायराना हरकत की पठानकोट में, उस पे जिन लोग के मुंह में दही जमा हुआ था, जो लोग बिल्कुल चुप हो गए थे, वो लोग एक फिल्म से उनको लगता है कि इसमें मर्दवाद है, उनको लगता है कि इस फिल्म ने जो हिंसा को बढ़ाया दिया है। एनिमल जैसी फिल्म आती है और जो तमाम जो सीरियल मिर्जापुर जैसे आते हैं, मैं सबके नाम इसलिए ले रहा हूं हर्षवर्धन क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, उनसे दिक्कत नहीं होती। इस फिल्म से दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से माफिया, राजनीति, नेक्सस, आतंकवाद काम करता है। मैं फिर कहूंगा, आदित्य धर को मैं साधुवाद दूंगा। अनुच्छेद 370 फिल्म बनाई थी, उसके बाद मैंने देखा कि ये फिल्म बनाई है। मैं हर्षवर्धन देख के आया फिल्म, मैं शायद ना देखने जाता, आप जानते हैं कि मैं जल्दी जाता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि इस फिल्म को इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग जो इसको बता रहे हैं कि क्या वाकई इतनी खराब फिल्म है, तो मैं देखने गया। देखिए, बतौर समीक्षक उस फिल्म के, मतलब पटकथा पर, फिल्म की एक्टिंग पर मैं समीक्षा करूं, उसमें आपको कुछ पसंद आता है, नापसंद आता है, वो आपका नजरिया हो सकता है, मैं उससे सहमत हो सकता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं हर्षवर्धन,
उस फिल्म में पाकिस्तान ने 26/11 कराया, हमारे संसद पर हमला किया। किस तरीके से वहां की राजनीति चलती है। अक्षय खन्ना उसमें जिस तरीके से, आप जानते हैं, रहमान डकैत के किरदार में पूरी तरीके से छाकर रह गए। हीरो रणवीर सिंह है। ये सब समीक्षकों के लिए हो गया कौन छाया कौन नहीं छाया, लेकिन जो इसमें दर्द हो रहा है, मैं आपसे सच बताऊं, ऐसी दर्द वाली कोई बात नहीं। आप फिल्म देखेंगे तो आपको उसमें एंटरटेनमेंट भी होगा। कुछ सीन उसके, जो कुछ दृश्य जिसकी बात की जा रही, मैं फिर कह रहा हूं, उससे बहुत ज्यादा बीभत्स दृश्य वाली फिल्में आ गई। मैं ऐसे बीभत्स दृश्यों की मतलब वो नहीं करता, वकालत नहीं करता, लेकिन उन फिल्मों पर क्या चर्चा हुई, उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आए चीजों पर चर्चा हुई। लेकिन यहां पर दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद, आईएसआई और वो कैसा मुल्क राजनीति चलती है, इसको लेकर दिक्कत हो रही। और जो कहा जा रहा है मर्दवाद, अरे भाई, इसमें मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि फिल्म में आप आलोचना ये कर सकते हैं कि यार इसमें तो मतलब महिलाओं का कोई रोल नहीं है। तो भैया, अमिताभ बच्चन के फिल्म इंडस्ट्री में छाने के बाद से ये आप देख लीजिए, तमाम फिल्में ऐसे आ गई। एनिमल फिल्म या दूसरी फिल्में आई तो उसमें महिलाओं का क्या रोल था। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान का जो चरित्र दिखाई पड़ा उस फिल्म में, उससे ज्यादा भारत के अंदर बैठे हुए लोगों का चरित्र दिखाई पड़ा है हर्षवर्धन। और मुझे लगता है कि इस दोहरेपन की बात करनी चाहिए। और खास बात है कि इसमें तमाम सोकाल्ड पत्रकार और जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। और तो ऋतिक रोशन जैसा कलाकार भी आके इस फिल्म की जो है आलोचना करता दिखाई पड़ता है। जैसे नहीं वो वार देखिए, फिल्म जैसे वो वार फिल्म में जो है गुलाब का फूल लेकर जा रहे थे। हद हो गई यार, मतलब समझ में नहीं आता है। नहीं एक्चुअल सबसे पहले तो ये कि अगर इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही तो इसका मतलब बड़ी बवाल फिल्म है, और हम भी देखेंगे। हम देखेंगे, हम नहीं, तो जरूर देखिए। नहीं, जरूर देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ देखने लायक शनिवार है। जाके देखेंगे। लेकिन उसके मैंने टुकड़ों टुकड़ों में जो देखा तो मुझे तो रोमांचित कर गया। और अक्षय खन्ना वैसे भी मुझे बड़ा पसंदीदा कलाकार है। मैं नहीं, मतलब देखिए, वो अगर बड़े कलाकार है। नहीं, वो बड़ा फैन कलाकार मोमेंट है, में इस फिल्म से जाएंगे हंसी। तो मेरे लिए सबसे बड़े कलाकार तो बच्चन साहब ही हैं। कोई उसको माने न माने, इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन नहीं बच्चन नहीं, साहब वो से तो बड़ा खैर है। कलाकार कोई है क्यों, वो नहीं। इस फिल्म में नहीं है तो उस पर चर्चा क्यों कर रहे नहीं, मैं मतलब वैसे कह रहा हूँ। लेकिन उसके हैं। बाद मुझे जो एक कलाकार जो गजब मतलब एकदम हृदय में उतर जाता था, वो था इरफान। और मतलब गजब, वो जिस दिन गया, मतलब मुझे रोना आया। आमतौर पर ऐसा होता बिल्कुल, नहीं है, मेरा बिल्कुल। कोई वो सेलिब्रिटीज से नहीं होता है। बड़ी क्षति थी, उस वो बड़ी समय में क्षति मुझे थी। नसीरुद्दीन शाह भी अच्छे लगते थे, लेकिन हम्म, उस आदमी की जो मतलब जो कहे कि उसकी मानसिकता मैंने देखी तो वो हृदय से उतर गया। अनुपम खेर हम्म, तो खैर शानदार कलाकार है ही है। ये मैं कलाकारों की बात कर रहा हूं, लेकिन अक्षय खन्ना और अभिषेक बच्चन, हम्म, इन दोनों में भी बड़ा कमाल का टैलेंट है। दोनों हमेशा अंडर एस्टिमेट किए गए, दोनों की। अब अक्षय खन्ना के निकल निकल कर जिसको कहते हैं कि दिख रहे हैं, और अभी हमने लगातार कई फिल्में देखी, तो धुरंधर उसका प्रमाण है। लेकिन अक्षय खन्ना ने जो काम कर दिया, या कहें कि धुरंधर ने जो काम कर दिया, ये सचमुच जो जिसको कहते हैं ना कि जो अपने आप को धुरंधर समझते थे, उनकी हम्म, एकदम से धुरी ही खत्म कर दी, गायब कर दिया। हम्म, और आप कह रहे हैं पत्रकार के तौर पर, खैर वो पत्रकार नहीं है, वो महिला, वो तो बहुत कट्टर सोच वाली है, बहुत खतरनाक महिला है। वो तो किस एजेंडे पर काम करती है ये दुनिया जानती है। लेकिन अगर किसी को मर्दवादी लगे, अब फिल्मों का होना भी मर्दवादी और स्त्रीवादी हो सकता है, ये तो गजब है। और एक महिला समीक्षक हैं, उन्होंने भी इसको बड़ी कम रेटिंग दी। जब सब इसको रेटिंग दे रहे हैं तो कम रेटिंग दे रही है। ठीक वैसा ही है जैसे एक समय में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ग्रसित जो पत्रकार थे, वो एडिटोरियल पेज पर, ओपेड पर जनता की भावना से इतर रखते थे। वो सारे के सारे अखबार बंद हो गए, वो टीवी चैनल बिक गए, और ऐसे लोग अब गली गली कुछ और काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का भी वही हश्र होने वाला है। तो इसलिए, और शायद कई बार ये भी लगता है कि इससे कहीं हिंदू जो है वो बेहतर दिखेगा, और हिंदू छोड़िए, भारत बेहतर दिखेगा। इनका संकट ये भी है कि भारत बेहतर दिखेगा। और कई बार ये लोग गिरोह के तौर पर काम करते हैं। तो फिल्म की हम लोगों ने बहुत बात की, लेकिन जरा सोचिए, फिल्म से हटकर, वो तो रियल लाइफ में है। रियल लाइफ, कीर्ति गई दीपम, कार्तिकेय दीपम, ये तमिल हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, भगवान जी। शिव की आराधना का पर्व है। मदुरई जिले में एक पहाड़ी पर दीप स्तंभ में दीप प्रज्वलित किया जाना। मद्रास उच्च न्यायालय निर्णय देती कि टेंपल कमेटी करे या लोग करें, लेकिन डीएमके की सरकार ने नहीं होने दिया। अब कमाल ये कि उन न्यायाधीश महोदय के खिलाफ, श्रीनिवासन स्वामीनाथन जी के खिलाफ, जीआर स्वामीनाथन, उनके विरुद्ध बाकायदा कांग्रेस, डीएमके
AIMIM, समाजवादी पार्टी, और उसमें दुर्भाग्य से शिवसेना उबाठा भी शामिल है। ये लोग हम्म। विशेषाधिकार लेकर चले गए, हम्म। महाभियोग का प्रस्ताव आया है। आप जरा कल्पना कीजिए, हिंदुओं का दीप जलाना भी, बहुसंख्यक देश है हिंदू, चलिए पिक्चर वाली हम्म। बात अब छोड़ दीजिए, बहुसंख्यक देश हिंदू में हिंदुओं का दीप जलाना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप जरा सोचिए, वो फिल्म तो फिल्म है, यहां भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब सोचिए, मैं हर्षवर्धन इस पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, 1890 में मद्रास हाई कोर्ट, जब मद्रास रेजिडेंसी होती थी, मद्रास हाई कोर्ट ने पहाड़ी को तिरुवनंतपुरम हिल का नाम दिया था, जो हिंदू मान्यता के नाम है उसका। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इस आदेश में पहाड़ी को हिंदुओं का पवित्र लिंग कहा, जो आप बात कह रहे हैं। 1915 में अचानक मंदिर के प्रशासन और दरगाह के ट्रस्टियों के बीच पहाड़ी पर विवाद शुरू हो जाता है, और 1920 में ट्रायल कोर्ट एक फैसला दे देती है, जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की प्राचीन पवित्र जमीन मंदिर के है, जिसपे कब्जे का कोई विवाद नहीं है। मैं आपको डेट वार बता रहा हूं सारी चीजें। और 1994 में राज्य सरकार ने पहाड़ी पर शिखर पर दीपक जलाने की मांग खारिज कर दी। मतलब अदालत कुछ कहे, कानून कुछ कहे, मान्यताएं कुछ कहे, इतिहास कुछ कहे, लेकिन करना इनको वही है जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के तहत इनको सूट करता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब इस पर कोई न्याय होता है तो उसके खिलाफ, जज के खिलाफ महाभियोग उठाने लग जाते हैं। ये लोग बात करते हैं संविधान की, ये लोग बात करते हैं कानून की। अभी बात हो रही थी चर्चा, और मुझे लगता है कि अमित शाह, मेरी एक चीज पे आपत्ति है हर्षवर्धन, जो आपने कहा कि जो संसद में चर्चा हो रही थी उसमें वाद विवाद हुआ, एक दूसरे प्रति वाद विवाद नहीं हुआ। अमित शाह ने पटक पटक के, रगड़ रगड़ के, खींच खींच के, नथेड़ नथेड़ के मारा है भाई। क्या किया है भाई विपक्ष ने, आप बताइए ना। तथ्यों की अगर बात करें, वो शख्स कितनी तैयारी के साथ आया था, वो सच्चाई पर बात कर रहा था। यहां पर बात पक्ष या विपक्ष की नहीं है, तथ्य बोलते हैं ना। आपके पास बोलने कुछ नहीं, भाग गए। हिट एंड रन की जो पॉलिसी, वो भाग गए। अरे भाई, आपको दुनिया को बताना था, जनता को बताना था कि वोट चोरी हुई है। वोट चोरी की बजाय आपने क्या किया, आप ही जो है भागते हुए चोरों की तरह मुंह छिपाते हुए भागे। तो इस तरीके से जो आप बात करें, जो दोहरापन जो मैं धुरंधर फिल्म से जो लेकर आया था, और ये जो जज साहब के खिलाफ जो ये पूरा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, ये उस दोहरेपन का सबूत है। और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, भारतीय इस बात को समझ रहे हैं, हर हिंदुस्तानी इस बात को समझ रहा है, और इसीलिए शायद ये विपक्ष की पूरी चालें नहीं हो पा रही। वो विपक्ष में क्या कहूं, विपक्ष में जो कुछ लोग जो इसको लीड कर रहे हैं, कई लोग तो मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पर जब बात करते हैं तो ये भी कहते हैं करें क्या, समझ में नहीं आता। जब एक लाइन दे दी जाती तो उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, पर इससे हमें नुकसान हो रहा है, और अब इसका क्या होगा, और तो और जाने दीजिए। इसीलिए अब नेतृत्व परिवर्तन, कह चुके आप दूसरी जगह नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में भी नेतृत्व को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं। जो वंदे मातरम पर चर्चा की जो आपने बात की थी, ये वंदे आप ये कह मातरम। दिए तो इसको इसको सदन वाली चर्चा बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे हम्म। आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान दिखी राजकिशोर, तो इसलिए उस मुस्कान का राज तो जानना पड़ेगा। तो क्या आप भी प्रियंका खेमे में शामिल हो गए हैं क्या? देखो यार शोधन, आप जानते हैं कि अगर किसी खेमे में शामिल होना होगा किसी भी हिंदुस्तानी को, तो भारत के खेमे में शामिल होगा, ना वो किसी पार्टी के, ना किसी व्यक्ति के। जब मैं कह रहा हूं कि अमित शाह ने लथेड़ लथेड़ के मारा, तो बिल्कुल ठीक वैसे है। अगर हम मैच देख रहे हैं तो भारत जीता या कोई जीता, तो जो जीता वो जीता दिखाई पड़ता है। प्रियंका खेमे की बात नहीं है, प्रियंका गांधी परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई पड़ी, कम से कम जो वंदे मातरम में आई। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान उन्होंने जो कुछ चीजें, जैसे उनके वन लाइनर थे, अब जैसे एप्स्टीन फाइल को भी उन्होंने धीरे से बोल के चली गई, मतलब ज्यादा नहीं बोली, बोलकर चली गई, अपना काम हो गया, वो वहां पर दर्ज हो गया, भले उसको रिकॉर्ड से हटा दीजिए। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई नेहरू जी पर इतनी करनी, नेहरू जी पे एक पूरा सेशन करा लीजिए। जो हंसी थी, जो तंज था, जो व्यंग था, और उस पर वो तैयारी के साथ दिखाई पड़ी थी। मैं फिर कहूंगा कि वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं की तरफ से फिर भी बेहतर तैयारी थी। तरुण गोगोई को भी मैं अच्छा कहूंगा कि बोले, उस पर कोई दिक्कत नहीं थी। वो अलग बात है कि वंदे मातरम का मुद्दा ऐसा था कि इसके खिलाफ फिर भी दिखने की लोग कोशिश कर जाते हैं, हिमाकत करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। जो आपने कहा खेमे की बात, राहुल गांधी ने किया क्या, वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है उस पर
चर्चा कर लो। अरे भाई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्यों चर्चा कर ले? सदन में आओ, सदन में अपनी बात करो। वो जो पूरा जो ट्रक भरकर रद्दी लेकर आए थे, आजकल तो रद्दी की जरूरत होती नहीं है। ये इस फोन में तो पता नहीं कितनी वैसी रद्दियां आ जाएंगी जो हमारे आपके पास में है, जिसपे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में हम लोग लगातार आपसे बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर एनडीए और जो खासतौर से जो इंडी ब्लॉक है उस गठबंधन के अंदर लगातार ये बात बढ़ती जा रही। मैं लोगों से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि देखिए प्रियंका ने वहां संभाला, राहुल ने कर दिया। और जाने दीजिए, रायबरेली से सांसद आते हैं खुद, वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। वो वायनाड से सांसद आती है, फिर भी वो हिंदी में बात कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि क्या मतलब फर्क पड़ना है और किस चीज पे किस तरीके से बात होनी। तो राहुल गांधी डिस्कनेक्ट दिखाई पड़ते हैं ना, उनकी भाषा तो जाने दीजिए, डिस्कनेक्टेड थे। उन्होंने बोला क्या, किस तरीके की बातें की। और जब अमित शाह ने मतलब कहते हैं प्रश्न दर प्रश्न, जब सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो पूरी तरीके से रगड़ कर रख दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर घमासान बढ़ने वाला है हर्षवर्धन, इसलिए नहीं कि कोई उसमें बाहर से आग लगा रहा है, क्योंकि वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि एक बेहतर कर रहा है, दूसरा बेहतर नहीं कर पा रहा है। फिर भी जो है, जो बेहतर कर रहा है उसके ऊपर कम बेहतर करने वाले को आरोपित किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रत्यारोपित किया जा रहा है। तो ये एक जो बात है, मुझे लगता है कि अंदर वहां चल रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ नहीं कि देखिए, अंदर देखिए ये हम जानते हैं, हम लोग किसी के खेमे के हैं नहीं, हो भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि ये चर्चा बड़ी जबरदस्त चल रही है, और देखिए परफॉर्मेंस के तौर पर देखें तो कोई प्रियंका का भी परफॉर्मेंस कोई ऐसा नहीं रहा है, वो नहीं भी नहीं ऑन ऑफ चलती रही। लेकिन हाँ, अगर इस लिहाज से देखें कि कांग्रेस गांधी परिवार से अलग जाकर कोई नेतृत्व तो नहीं चुन सकती। अभी एक नेता उनको उन्होंने कहा कि भाई 3 साल लगता है अगर आपको राहुल जी से समय चाहिए तो अब प्रियंका के साथ एक अच्छी चीज है, प्रियंका जब बोलती हैं, भाषण देती हैं, कुछ करती हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रभावी दिखता है, कनेक्ट होता है, थोड़ा लगता है कि हाँ सामान्य बात कर रहे हैं। राहुल जी बात करते हैं तो लगता है कि वो मंगल ग्रह पर और सुनने वाले जो है वो धरती पर, तो थोड़ा ये अंतर है। उस लिहाज से मुझे भी लगता है, और मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग जाना ही नहीं है, तो भाई एक बार दे देना चाहिए। प्रियंका इतना समय हो गया, और मैं भी मानता हूं, यहां मैं आपके साथ हूं, मैं आज आपसे मतभेद नहीं करूंगा, एकदम मैं आपके साथ हूं कि बिल्कुल प्रियंका को कांग्रेस की कमान दे देनी चाहिए। लेकिन अब आते हैं सदन में जो कुछ हुआ। एक तो ये कि वंदे मातरम पर चर्चा थी, और वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जिस तरह से कोशिश की गई, तो अब जैसे कुछ चीजें तो तथ्य के तौर पर स्थापित भी, और कई बार ये लगता है ना सदन की चर्चा इसीलिए हर विषय पर होनी चाहिए। 150 वर्ष का वंदे मातरम हो, जो स्वतंत्रता आंदोलन की प्राण शक्ति था, ऊर्जा शक्ति था, जिसने इस देश में क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, जिसे बंगाल के उर्दू अखबारों ने कहा कि मातृभूमि का वंदन है, जिसको लेकर देश का हर स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर झूल गया हो या वैसे लड़ने निकल पड़ा हो, जिसको ऊर्जा देता हो। उसमें त्वर्ग त्वम ही दुर्गा दशपहरण धारणी कमला कमल दल विहारिणी, वो हटाकर आप खुश हो गए। और वो देखिए कितना खतरनाक था कि आपने जब उसे हटाया, तो बहुत सा बड़ा वर्ग है जो 2 स्टैंजा भी गाने को तैयार नहीं, क्योंकि भाई है तो मूल रूप से मातृभूमि की वंदना ही। तो अगर आप दूसरे के आगे सर नहीं झुकाते, देवी के आगे नहीं झुकाते, तो जो मातृभूमि है उसके आगे भी नहीं झुकाए। और जो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जिस पर मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी पूरा जवाब नहीं मिला है, उनके पोते ने एक बात कही, उनका रविंद्र भवन तो आपको देश के हर हिस्से में जो, अब ये पैरेलल नहीं खींच रहा हूं मैं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, पैरेलल नहीं खींच रहा हूं, क्योंकि उनके वंदे मातरम को लयबद्ध तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ही नहीं किया। बंकिम भवन देश में क्यों नहीं, और क्यों नहीं उसकी बात होनी चाहिए? क्यों नहीं देश भर में वंदे मातरम को लेकर अलग अलग जगहों पर, दिल्ली से लेकर सरकारें राज्य की तय करें, और वंदे मातरम के बारे में फिल्में बने, वंदे मातरम के बारे में बताया जाए। किस तरह की परिस्थितियां थी बंगाल में जिसमें विभाजन की स्थिति आई, और यह भी चर्चा खूब इस बहाने हुई, उसको आगे भी आना चाहिए कि वंदे मातरम कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने तय किया था। अच्छा, कई बार लोग ये कहते हैं ना कि भाई वो तो ठीक है जनगण मन आ गया, तो उस पर भी सवाल उठाने वाले लोग हैं। और अगर जो लोग तुम ही दुर्गा दशपहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी पर नाराज हैं, तो वो फिर भारत भाग्य विधाता पर कैसे खुश रहेंगे, वो कैसे स्वीकार होंगे?
इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वंदे मातरम सीधे तौर पर भारत की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सूत्र था। उस सूत्र को फिर से देश भर में जाना चाहिए। जो कांग्रेस ने कोशिश की वो इस तरह से बताते हैं जैसे सब कुछ उन्होंने ही किया। तो अब ये भी बताना चाहिए देश को, आया ही चर्चा में, कि भाई ऐसा नहीं है ना। सुभाष चंद्र बोस, जो बाल गंगाधर तिलक, जो मतलब एक से एक नाम जिसको हम लाल बाल पाल की पार्टी कहते थे, तो वो पार्टी के नेता सब कहां गए? और अमृत काल कहकर जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हर जिले में खोजी, ये क्यों नहीं किया गया? नेहरू जी पे जाके क्यों गाड़ी अटक गई? अब ठीक है, वो आंकड़ा अलग हो सकता है कि भाई 14 मत आए थे जिसमें 12, 13 और 1 का आंकड़ा था, अमित शाह ने 28 कहा, वो सब हो सकता है। लेकिन ये तो सच है कि कांग्रेस की राज्य इकाइयां पटेल को नेता मानती थी। ये सब भी देश के लोगों के सामने आना चाहिए। और कई बार कहा जाता है ना कि इतिहास में पीछे क्यों जाए? अरे भाई, आप पीछे न जाए तो आपका आज है क्या? राहुल तो असफल नायक है, जननायक नहीं, असफल नायक है। तो सारी तो यही है ना, मतलब उनका घमंड क्या है कि मैं प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुआ। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी। आपने टोका नहीं कि सोनिया जी कहां प्रधानमंत्री थी? नहीं, सोनिया जी मैंने नहीं थी प्रधानमंत्री, मतलब ये अब सब जानते हैं कौन था प्रधानमंत्री, इसलिए मैं क्या टोकू भाई। नहीं, मैंने बहुत करीब सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। वो संविधानेतर सत्ता थी भाई, वो संपर्क की चेयरमैन थी। और मतलब बिल्कुल। वो एनएससी के पास जिस तरीके से फाइलें कैबिनेट की जाती थी, वो अपने आप में वो दौर हमने देखा है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया, तब भी हमने देखा कि सोनिया गांधी को किस तरीके से बचाया गया है। तो वाकई किस तरीके से क्या क्या कृत्य हुए, सरकार कैसे चलाई जाती है, दमदारी के साथ चलाई जाती है। मैं इसको कहता हूँ दमदारी के साथ चलाई जाती है, हनक के साथ चलाई जाती है। वो कांग्रेसियों ने बताया, बाकी चिल्लाने को चाहे वो कुछ भी चिल्लाए। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, देखिए वंदे मातरम पे 4 आपने स्टेंजा हटा दिए, 2 स्टेंजा हटा दिए, उसके बाद भी जो 2 आपने लिए हैं उनको भी तो गा देते, उनको भी आप नहीं मानने को तैयार। समस्या यहां पर क्या आ रही कि जैसे ही आप जमीन देते हैं और उस बीज को पनपने देते हैं जो विभाजन की नींव पैदा करता है। आनंद मठ जब आया था, और ये मादरे वतन जो शब्द है, ये क्या संस्कृत निष्ठ है या संस्कृत भाषा का है? मादरे वतन कहां से आया शब्द? ये उर्दू से आया ना शब्द। ये मुस्लिम हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ही मादरे वतन कहा ना। जब वो अब मादरे वतन मानने को तैयार है, तो आपने जबरदस्ती उनके बीच में ये चीज पैदा की और उनको ये मौका दिया कुछ विभाजनकारी तत्वों को, और इस तरीके से बात होगी। अब वंदे, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि मोदी ने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस अगर उन्होंने चलाई, तो कहीं ना कहीं इस चीज को रिफ्लेक्ट करते दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है कि बंकिम भवन, रविंद्र भवन, चूंकि अब जो उस समय की सरकार है, जैसे आपने कहा ना कि मतलब तमाम लाल बाल पाल किनारे हो गए, सिर्फ गांधी बचे। और अतीत की बात इसलिए होती क्योंकि आप कहते हैं कि जो कुछ किया वो हमने किया। तो जो कुछ आपने किया है शुभ, अगर उसका क्रेडिट लेते हैं, तो जो अशुभ हुआ है तो उसका डिस्क्रेडिट भी आपके खाते में जाएगा। और जब आप उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जाएगा। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसआईआर पर आपने चर्चा की, मतलब चुनाव रिफॉर्म पर चर्चा की। चुनाव रिफॉर्म पर चर्चा करते ही जिस तरीके की चीजें सामने आई, तो उसमें समझ में आया कि वोट चोरी किस तरीके से हुई पहले, और कैसे वोट चोरी होती रही है। तो मैं विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि जो 2024 के बाद में हुआ क्या है हर्षवर्धन, जो एक तुक्का लग गया, या मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो अति आत्मविश्वास था, जो स्ट्रेटेजिक फेलियर थी, उससे उनको जो एक रीच मिली, उसको मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि वाकई उनके पक्ष में सब लोग आ गए। लेकिन धीरे धीरे पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर अब बिहार, इसके बाद सारे सूत्र समझ में आता है फिर से मोदी और शाह के हाथ में आ गए। अब इसके बाद मोदी शाह के हाथ में जब सूत्र आ गए हैं, तो अब धीरे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश चल देते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि नहीं, 24 के बाद लग। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश जाएं उससे पहले एक बात थोड़ा कर लें। देखिए, हम्म चुनाव सुधार पर जो चर्चा हुई थी, हम्म उसमें एसआईआर पर तो राहुल गांधी कुछ बोले ही नहीं, नहीं, जो वोट चोरी कर रहे थे। और क्या बोले? अच्छा है, समय बढ़ा दिया गया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि और सबको मदद करनी चाहिए, सबको झूठ बोलकर इस तरह से लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देश को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण किसको परेशान कर रहा है, कौन लोग हैं जो इससे तिलमिलाए हुए हैं। वरना कोई राजनीतिक दल क्या ऐसे परेशान हो सकता है?
और ये कोई ज्ञानेश कुमार जी के घर में तो चल नहीं रहा है कि अच्छा चलो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो दिल्ली वाला, उसमें कंप्यूटर बैठे लोग हैं वो सब कर दे रहे हैं। एसआईआर तो घर घर जाकर हो रहा है ना, और इसीलिए इसकी बात होनी जरूरी है कि उसके बावजूद क्यों इस तरह से झूठ बोला जा रहा है। और देखिए जो आपने कहा था कि अमित शाह ने एकदम धुलाई कर दी, जबरदस्त वाली रगड़ रगड़ के सब साफ कर दिया। अमित शाह ने सारे प्रश्नों के बड़े अच्छे से उत्तर दिए, और जो वोट चोरी पर 3 उन्होंने कहा उसका जिक्र मैं भी करना चाहूंगा जिससे लोगों को ध्यान में रहे कि पहला नेहरू की वोट चोरी, पटेल जी का हक मार दिया। दूसरा इंदिरा जी वोट चोरी, न जीतने के बावजूद सत्ता में बने रहने की जिद। तीसरा सोनिया जी वोट चोरी, जो न्यायालय में मामला, उन्होंने ये कहा कि न्यायालय में वाद है भी कि भाई आप नागरिक बनने से पहले मतदाता बन गए। देखिए सोनिया जी को घुसपैठिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोनिया जी घुसपैठिया नहीं, वो तो कागज पे आई होंगी, सब नियम कानून से आई होंगी। लेकिन जरा सोचिए आप, जो घुसपैठिया आके मतदाता बन जा रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो ठीक करना पड़ेगा। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में पकड़े कितने गए, 400 ही तो घुसपैठिए पकड़े गए। अरे भाई जो 65 लाख में बड़ी संख्या जो नहीं मिली, कितने उसमें मरे, कितने उसमें डुप्लीकेट और कितने घुसपैठिए, तो ये सवाल भी बड़ा है। और मुझे लगता है इसीलिए ये सब समझना जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है ये देश को एक भ्रम, मतलब कवर टाइप लगा देना, एक ऐसा पर्दा लगा देना जिससे सच न दिखे। सच ये है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से देश में बहुत बड़ा राजनीतिक वर्ग परेशान है। उसको लगता है कि ये भले देश के लिए खतरा होंगे, आंतरिक सुरक्षा कमजोर करेंगे, लेकिन अगर ये हमको वोट दे देते हैं तो सब ठीक है। अब यही वो भावना तो रही होगी ना भाई, मुसलमान नाम पर पाकिस्तान, अब यहां का मुसलमान तो भारतीय रहने दो ना भाई, उसको ठीक क्यों बात है। भारतीय रहने दे रहे हो? असली मसला वहां है। तो जो हम लोगों ने अभी तक धुरंधर से लेकर और सारी चर्चा की है, ये यहीं जाके जुड़ता है कि मुसलमान जो अपने को उस तरह से देखता था वो पाकिस्तान चला, जो भारत में रहना चाहता है उस मुसलमान को पाकिस्तानी मत बनाओ भाई। ये आप कर रहे बिल्कुल। हैं, ये हमारे देश की विपक्षी पार्टियां कर रही बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो आपको लग सकता है कि शुरुआत हमने धुरंधर या मतलब जो है स्वामीनाथन जो जज हैं उनसे क्यों की और यहाँ तक क्यों है, उसका सिर्फ यही एक कारण था कि आप ये जो दोगलापन, दोहरापन और जिस तरीके से विभाजनकारी जो नीतियां चलती चली आ रही हैं, इसको समझाने और समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जनता समझ भी रही है। अब लेकिन हर्षवर्धन आते हैं थोड़ा-सा चूँकि समय की सीमा रहती है, तो अध्यक्ष पद जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, एक चीज तो है, पहले लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आते हैं फिर उत्तर प्रदेश पे जाते हैं। पंकज चौधरी के बनने का मतलब तो ये है कि कुर्मी अध्यक्ष बन गया तो धर्मेंद्र प्रधान जी का तो अब रास्ता नहीं रहेगा राष्ट्रीय हो अध्यक्ष गया। पे। हाँ, जबकि मुझे लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान सबसे बेस्ट सूटेड कैंडिडेट थे और उनको अध्यक्ष बनना चाहिए था। संगठन के व्यक्ति हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि है, उत्तर प्रदेश बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा उनका सब कुछ था। लग भी रहा था कि वही अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अगर पंकज चौधरी अध्यक्ष बन गए उत्तर प्रदेश के तो फिर धर्मेंद्र प्रधान वो बनेंगे, इसमें अब थोड़ा संदेह हो गया। इतना ही नहीं, अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी अध्यक्ष बना तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से ब्राह्मण या कोई फॉरवर्ड क्लास से ही बनने जा रहा है? मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बिल्कुल है। ये कहते हैं ना कि अगर उत्तर प्रदेश में आपने किसी और को बनाया होता, जैसे जो लगभग अमित शाह तय था कि किसी ब्राह्मण के पक्ष में थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, वहां भी शायद योगी जी नहीं चाहते थे या जो भी रहा हो। तो अब अगर ये पंकज चौधरी बन गए हैं तो फिर तो सीधी सी बात होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी से नहीं आने वाला है, लगभग ऐसा लगता है। अगर दोनों जगह ओबीसी देंगे तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी। नहीं नहीं, देखिए हर्षवर्धन, इसमें इसलिए भी आपकी बात में मैं थोड़ा सा मतलब समर्थन करूंगा। प्रधानमंत्री ओबीसी से है, राष्ट्रपति जी एसटी समुदाय से आती हैं, अगर आप ऐसे देखें जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब आप पूरा जब सामाजिक समीकरण बैठा रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य में, अगर आप कुर्मी, चूंकि पिछली बार आप ध्यान रखिए तो कुर्मियों का कुछ वोट जो है चला गया था इंडी ब्लॉक की तरफ, चला गया था, ज्यादा हाँ, चला गया था, तो बहुत बहुत नुकसान, हाँ, बहुत नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि पल्लवी पटेल तक जो है चुनाव जीत गई थी, आप केशव विधानसभा में प्रसाद याद मौर्य करिए। था।
केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो ये सब चीजें थी, तो ये तो साफ समझ में आ रहा कि उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की गई। और खास बात यह है कि पूर्वांचल से ही अब अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है, पूर्वांचल से ही, बल्कि पूर्वांचल क्या, बल्कि एक जिले से ही, बिल्कुल पड़ोसी जिलों गोरखपुर से से। इस समय मुख्यमंत्री और वो है। और आप याद रखिए, पंकज चौधरी वो है जिनके घर अचानक प्रधानमंत्री बिना कार्यक्रम के चले गए थे, जब वहां पर गए थे। अमित शाह ठीक के बात। काफी करीबी माने जाते हैं। तो इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल है, और तमाम तरीके की जो बातें चल रही है कि पंकज चौधरी के आने के मायने क्या है, तो ये क्या और कंसोलिडेट होगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पंकज चौधरी के आने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मकर संक्रांति तक, चूंकि अब फिर एक जानकारी मिली है कि नड्डा जी ने अपने ही स्टाफ से कहा है कि अब मकर संक्रांति के बाद, मतलब जो है, नहीं, क्योंकि अब वो तो अब तो वैसे भी कल हम्म, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आएगा 14 को, मतलब आज ही आ गया, कल मैं हाँ कह जी, रहा हूँ, उसके हिसाब से कह रहा था। तो आज वो अध्यक्ष आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब तो खरमास लग जाएगा। और भाजपा तो ये सब देखती है ना, इन सब चीजों को तो हाँ, ध्यान रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके बाद जो है मकर संक्रांति के बाद आएगा, तो देखिए इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नाम तो अभी नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव तो अब नहीं होने जा रहे। ऐसा लगता है कि मतलब फिर बार बार घूम फिर के सुई, ऐसा लगता है कहीं फिर से कोई कद्दावर नेता, कोई वरिष्ठ नेता, उसके हाथ में तो चीजें नहीं आने जा रही है। आप सब उत्तर प्रदेश में ही रखवा देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, उत्तर पर एक प्रदेश बात से बताइए। भाजपा भाजपा अध्यक्ष भी हो और प्रधानमंत्री भी हो, जैसे आप नहीं पर ओबीसी कह रहे थे, वैसे नहीं पर ही एक ये बात भी होता है। नहीं पर एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, उनको उत्तर प्रदेश ने अंगीकार किया, पूरे देश ने अंगीकार किया है। मोदी जी गुजरात के हैं, इसको इस तरीके नहीं, से देखना पड़ेगा। और अगर वो आप ऐसे कहेंगे तो फिर तो मोदी जी के रहते रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बना दिया गया, तो दोनों गुजरात के थे। हाँ तो हाँ उस हाँ। लिहाज से तो अगर आप देखेंगे तो फिर मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ, कहीं घूम फिर के फिर से श्री राजनाथ सिंह की तरफ तो नहीं जा रही, मैं नाम ही ले लेता हूँ, कहीं उनको अध्यक्ष बनाने की तरफ तो चीजें नहीं जा रही, नहीं नहीं, हालांकि ये आप जो कह रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन मुझे हम्म, लगता है कि अगर अब इस तरफ जा रहा है तो हम्म, फिर एक बार समझिए, एक बात कि दो चीजें फिर से मतलब उस दायरे में आएंगी। और हम्म, एक है दक्षिण भारत, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। और एक है जो अगर दूसरा होगा, पहला दक्षिण भारत है और दूसरा है महिला। मुझे लगता है कि इस पर भी मतलब नजर बनाकर रखने की आवश्यकता है, अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे अब के संदर्भ में। पहले चलिए। तो मुझे नड्डा जी आप का नाम आपने पक्का नाम नहीं लगा। लिया, आपने वित्त मंत्री की तरफ इशारा कर दिया, धीरे से निर्मला सीतारमण की तरफ इशारा कर दिया, मुझे लगता है शायद। नहीं, एक वो भी है, उसके अलावा भी एक नाम हो सकता है, मतलब कर्नाटक से एक नाम हो सकता है, जो जिसको हम्म, हम कहते हैं ना कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरफ जा रही है, तो उसमें मुझे हम्म। ये होता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब ठीक है, अब इस पे ज्यादा पतंग नहीं उड़ाते, लेकिन अब यूपी का आ गया तो मान के चलते हैं कि मकर संक्रांति के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का संक्रमण भी खत्म होगा। और मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धुरंधर तरीके से आज चर्चा हुई है। तो कुल मिला के जो ये धुरंधर जितने थे, फर्जी धुरंधर, वो एक्सपोज हो रहे हैं, और भारत के जो असली धुरंधर हैं वो उभर कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहीं से हर्षवर्धन विदा लेते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।